सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ गलीज़ का कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने गली इरोजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही रिल इरोजन का साइज़ बढ़ जाता है, जहाँ पे एक्सेस रन ऑफ हो या फ्लडिंग हो या सॉइल जो है बहुत वीक हो, इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से गली का फॉर्मेशन होता है, वाटरफॉल इरोजन एंड ऑल। तो जैसे ही गली का फॉर्मेशन हो गया है तो अब कंटिन्यूअस उसमें वाटर मूव करेगा तो उसका साइज़ जो है इंक्रीज़ करता जाएगा और उस टाइप की गली बनती चली जाएंगी इस पर्टिकुलर एरिया में। तो हमको करना क्या होता है कि उसको रोकना होता है। तो हम अभी गली कंट्रोल मेजर्स की बात करेंगे। उससे पहले हम जनरल जो कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो उसमें होता क्या है कि जैसे वाटर फ्लो हो रहा होता है तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जब हाई स्पीड से वाटर का इम्पैक्ट पड़ता है तो उसके जो रिल्स होती है उसकी साइज़ बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ सॉइल भी मूव कर रही होती है तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वाटरफॉल इरोजन हो जाता है। गली का जो हेड है मोस्टली वाटरफॉल इरोजन की वजह से बनता है और धीरे धीरे उसके मूवमेंट के साथ साथ स्काउरिंग होती रहती है, कटिंग होती रहती है और ये गली एडवांस होती रहती है। तो इसमें आपको एक स्लोप के डायरेक्शन में फ़्लो दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसे ही जहाँ भी उसको ऐसी सॉइल मिलेगी जहाँ पे कटिंग इजी हो, यानी लूज सॉइल मिली, तो उस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट होता चला जाएगा और गली का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। गली डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात करें तो फॉर्मेशन स्टेज है, यानी जब गली बनना शुरू होती है उसकी बात करते हैं। तो स्काउरिंग होती है, वाटरफॉल इरोजन हुआ, रन ऑफ बहुत तेज़ी से आ रहा है तो क्या होगा, कटिंग ऑपरेशन, स्काउरिंग ऑपरेशन होगा और फिर धीरे धीरे वहाँ पे वाटर इकट्ठा होने लग जाएगा और उसके बाद आसपास की सॉइल को वीक करता जाएगा और कंटिन्यूअस कटिंग होने लग जाएगी ऐसी जगह पे जहाँ की जो सॉइल है इतनी वीक है कि कटिंग बार बार हो रही है। ठीक है, अगर डेवलपमेंट स्टेज की बात करें तो अब क्या होगा कि जो गली है वो अपने विड्थ में, डेप्थ में बढ़ती चली जाएगी और ज़्यादा उसकी साइज़ बढ़ती चली जाएगी। अगर डेवलपमेंट स्टेज की बात करें, सबसे पहली चीज़ होती है कि एक छोटा सा गली का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि कंटिन्यूअस उसमें वाटर फ्लो हो रहा है और भी साइज़ बढ़ती चली जा रही है, तो उसका डेवलपमेंट होता चला जाएगा। उसके बाद गली सी हॉरिजन्स को कट करेगी। सी हॉरिजन क्या होता है कि मल्टीपल लेयर्स होती हैं सॉइल को, तो सी हॉरिजन बहुत ज़्यादा डेप्थ में आता है, तो जहाँ कटिंग बहुत ज़्यादा डेप्थ तक पहुँच जा रही है सी हॉरिजन तक, तो हम उसको डेवलपमेंट स्टेज कहते हैं। फिर आ जाती हीलिंग स्टेज। हीलिंग स्टेज में क्या होता है कि अब थोड़ा सा गली थोड़े ऐसे फॉर्म में आ गई है जहाँ पे वेजिटेशन ग्रो करना स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे हील कर रही है वो अपने आप को। अगर पूरा वेजिटेशन से कवर हो जाएगा तो एक स्टेबलाइजेशन वाली स्टेट आ जाती है। फिर स्टेबलाइजेशन स्टेट की बात करें तो स्टेबल ग्रेडियंट ले लेती है, मींस कि अब और ज़्यादा कटिंग और स्काउरिंग नहीं हो रही है और ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वेजिटेशन पूरी तरीके से आ चुका है गली में। तो अगर आप चीज़ों को इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप इमेजिन करिए कि गली है, गली में पहले क्या हुआ कि पहले छोटी सी गली बनी, उसके बाद उसकी साइज़ बढ़ती चली गई, फिर एक पॉइंट इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते कंटिन्यूअस टाइम के साथ वहाँ पे थोड़ा थोड़ा वेजिटेशन आने लग गया और एक पॉइंट पे पूरा वेजिटेशन कवर बन गया और अब आगे कोई स्काउरिंग या इरोजन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से 4 स्टेजेस में गली का डेवलपमेंट होता है। डायग्राम्स के फॉर्म में देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे पहले क्या हुआ, थोड़ा सा कट किया है, अर्ली स्टेज की बात करें, उसके बाद दूसरी बार जब आगे जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कटिंग आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है, फिर लास्ट में वेजिटेशन स्टेज। क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन शेप, तो शेप अलग अलग टाइप का, जैसे यू, वी और ट्रेपेजॉइडल। अच्छा, इसका भी यू शेप कब बनेगा, अगर जो टॉप सॉइल है, सब सॉइल है। रेजिस्टेंस की बात है, जैसे क्या होता है कि जहाँ आपको आसान रास्ता मिलता है ना, कोशिश करते हो आप उधर तरफ मूव करने की, तो उसी तरीके से जैसे जो सॉइल के लेयर्स हैं वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही हैं उस हिसाब से उसका शेप बनता है। टॉप सॉइल, सब सॉइल सारी ही रेजिस्टेंस ऑफर कर रही हैं तो उस हिसाब से यू शेप बनेगा। सब सॉइल का ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यानी जिस भी डायरेक्शन में आप शेप की अगर बात करें, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा कटिंग आपको दिखाई दे रही है इसका मतलब समझिए कि वहाँ की सॉइल लूज़ है। उसी तरीके से ट्रेपेजॉइडल की बात करें, जो सब सॉइल है वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग रहेगी और बाकी कटिंग जो है मोस्टली साइड साइड में होगी। तो इस तरीके से
जो सॉइल कहाँ कैसे अरेंजमेंट है उस हिसाब से इसका शेप डिसाइड होता है। तो यू, वी और ट्रेपेजॉइडल 3 तरह के शेप आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सॉइल भी दिखाया जा रहा है कि टॉप सॉइल है, सब सॉइल है, ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। वी शेप की बात करें, जो सब सॉइल है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट है और जो टॉप सॉइल है वो कम रेजिस्टेंट है, तो वी शेप बन रहा है। उसी तरीके से अगर सब सॉइल जो है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है तो क्या होगा, इस तरीके से ट्रेपेजॉइडल शेप बनेगा। तो ये कब किस केस में बनेगा उसको आप देख सकते हैं। बेस्ड ऑन साइज़ क्लासिफिकेशन करें तो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज है, जो कि डेप्थ के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। 1 मीटर से कम की डेप्थ है, 1 से 5 मीटर के बीच में है, या 5 मीटर से ज़्यादा है। तो 5 मीटर से ज़्यादा तो हम बोलेंगे कि लार्ज है। ड्रेनेज एरिया की अगर बात करें तो ड्रेनेज एरिया भी डिसाइड किया, मतलब स्मॉल में 2 क्राइटेरिया रखे गए, एक डेप्थ के, एक ड्रेनेज एरिया के, जो कि 2 से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से मीडियम में 2 to 20 हेक्टेयर में, और फिर लार्ज में ग्रेटर देन 20। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, यानी कि एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली, इस तरीके से गलियां निकलती चली जा रही, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है, इंडिपेंडेंट है, एक गली बनी है उसके बाद फिर वही बनी रह गई, तो उसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। प्रिंसिपल ऑफ गली कंट्रोल, गली कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है, पहले तो कहाँ कैसे जनरेट हो रहा है। अगर आपको यही पता है कि जनरेट कैसे होता है, यानी रन ऑफ बहुत ज़्यादा आता है तो इस वजह से जनरेट होता है, तो आपको कंट्रोल करना है तो आपको रन ऑफ को मैनेज करना पड़ेगा। अब रन ऑफ को भी मैनेज करने के तरीके क्या हैं कि क्या कर सकते हैं, जो रन ऑफ आ रहा है, जो बहुत तेज़ी से आ रहा है, जो इसकी इंटेंसिटी वगैरह बहुत ज़्यादा, उसको आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यानी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। डाइवर्ट कर सकते हैं वाटर, दूसरा है। तीसरा आप क्या कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर को ही स्टेबलाइज करिए, मतलब जो गली ही बन गई है उसी को स्टेबलाइज कर दें, तो ये चीज़ कर सकते हैं। तो पहले तो ये चीज़ है कि जैसे पानी जो बहुत तेज़ी से आ रहा है उसको, पानी को डाइवर्ट कर दो, या उस पानी को पहले ही किसी तरीके से उसकी स्पीड कम कर दो कि गली बनने का चांस ही ना बचे। या आप ये कर सकते हैं कि गली से पास कराओ, गली को स्टेबल कर दो, मतलब ऐसा बना दो कि गली अब और कटिंग नहीं हो पाए। तो ये सारे काम हमको इसमें करने हैं, बहुत सारे मेजर्स हम उसमें देखेंगे। जो मेथड हैं इन जनरल हम क्या यूज़ करते हैं, रिटेंशन ऑफ रन ऑफ ऑन द ड्रेनेज एरिया। तो ड्रेनेज एरिया मतलब जहाँ से भी वाटर पास हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे मेथड पढ़े थे ना, कंटूर क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेसिंग, तो ये सारा कुछ करके हम क्या कर रहे थे कि इरोजन को कंट्रोल कर रहे थे। तो आप इरोजन को स्टार्टिंग में कंट्रोल कर लीजिए और जो मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है उसको कंट्रोल कर लीजिए। दूसरा, डाइवर्ट कर दीजिए वाटर अराउंड द गलीड एरिया, गलीड एरिया में ना पास हो पाए ऐसी जगह पे पास कराइए जहाँ पे सॉइल जो है सही हो, रेजिस्टेंट हो। तो इस तरीके से, उसके अलावा टेरेसिंग वगैरह भी बना सकते हैं, मतलब इजी पासेज और ऐसी जगह पे पासेज जहाँ पे एक स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड हो। उसके बाद लास्ट है कन्वेयंस ऑफ रन ऑफ थ्रू द गली। तो अगर हमको गली से ही पास कराना है तो वेजिटेशन कुछ ना कुछ स्टेबलाइज करेंगे, यानी कुछ ना कुछ चैनल को ही ऐसा बना देंगे कि और कटिंग ना हो पाए। गली कंट्रोल मेज़र्स की बात करें तो बहुत सारे टाइप के मेज़र्स हैं, मोस्टली 2 क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल या उसी को वेजिटेटिव भी कहते हैं, दूसरा है इंजीनियरिंग मेज़र। तो बायोलॉजिकल मेज़र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आ जाते हैं एंटी इरोजन क्रॉप। बहुत टाइप की क्रॉप्स आती हैं जो दिखने में थोड़ा सा मतलब घास की तरह ही लगती हैं, तो आप ऐसी क्रॉप को गली में लगा सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, इनकी जड़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वहाँ सॉइल को रिटेन करके रखती हैं, बहुत अच्छे से पैक करके रखती हैं, तो इस वजह से इरोजन नहीं होता है। चेंजिंग गली इनटू ग्रास वाटर वे, पूरा जो गली है उसमें पूरा घास से एक रास्ता जो होता है, घास का ही आप रास्ता बना दो। अब क्या है कि अब पानी जो सप्लाई होगा वो मिट्टी के ऊपर नहीं, घास के ऊपर सप्लाई होगा, तो वहाँ पे जो रन ऑफ जाएगा इरोजन नहीं होगा। सॉड फ्लूम्स की बात करें तो सॉड क्या होता है, सॉड एक्चुअली घास के लेयर्स होते हैं, जैसे कि घास को ही मिट्टी के साथ लेयर्स में कट कर दिया जाता है, उसके रोल्स वगैरह बना दिए जाते हैं, तो सॉड की हम फ्लूम बना देते हैं, यानी इजी पासेज प्रोवाइड कर देते हैं
उसके लिए भी क्राइटेरिया है कि हेड जो है उसका 3 मीटर से कम रखा जाता है, यानी जो ड्रॉप आप प्रोवाइड कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। और फिर एरिया जो यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, तो 10 हेक्टेयर से कम होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है ऊपर से, तो क्या होगा, कटिंग ज़्यादा होगी। अब इसी को आपने ईज़ी रास्ता प्रोवाइड कर दिया, उसी को हम फ्लूम कह रहे हैं, जो कि हमने घास के टर्फ से बनाई है। एक टाइप की घास का ही पूरा लेयर होती है। तो अब इससे पास होगा तो एक इजी मूवमेंट है। अगर हम बोलते तो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा सा एक बैलेंस फॉर्म में है। उसके अलावा इसका स्लोप वगैरह क्या रखते हैं उसको भी डिसाइड करते हैं। 4:1 का स्लोप रखा जाता है। और जो डेप्थ होती है फ्लो की वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये डायग्राम में भी आपको सारा कुछ दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम क्राइटेरिया, हमको बस पता होना चाहिए कि हाँ कितने एरिया के लिए यूज़ करते हैं, कितना हेड रखते हैं, ये सारी चीज़ें। बाकी ये बना होता है सॉर्ड से या टर्फ से। ये देखिए टर्फ का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो वहाँ पे हम टर्फ से फ्लूम बना रहे थे, एक इजी स्लोप या इजी पासेज प्रोवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पूरे रास्ते में आपने स्ट्रिप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर लगा दिया है। उसका भी एक स्पेसिफिकेशन दिया है कि स्ट्रिप की जो स्पेसिंग है 1.5 to 2 मीटर है। जो उसका लाइन डायग्राम दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपने स्ट्रिप्स लगा रखी है सॉड की, जो कि घास की ही लेयर है। तो उसको आप लगा के क्या करेंगे कि अब यहाँ पे वाटर पास होगा तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं घास की लेयर रहती है तो फिर इरोजन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप एक बैरियर की तरीके से काम करता है ये। लो सॉर्डेड अर्थफिल की बात करें तो उसमें भी सॉर्ड का ही यूज़ हो रहा है। और उसको एक डैम टाइप का स्ट्रक्चर दे दिया जा रहा है, जिसका हाइट रखा जाता है 45 सेंटीमीटर। और कोशिश करते हैं हम ट्रेपेजॉइडल टाइप का शेप बनाते हैं। और इसका जो स्लोप है अपस्ट्रीम साइड, अगर आप देख रहे हैं 3:1, यानी एक साइड का स्लोप अलग है, दूसरे साइड का स्लोप अलग है 4:1 का। तो इस तरीके से उसको मूव कराते हैं। और पर्पज़ इसका क्या होता है कि एक साइड जो है वाटर रिटेन हो जाएगा, उसके बाद फिर स्लो मूवमेंट हो जाएगा जो बहुत एक्सेस स्पीड में आ रहा था। ट्रीज़ एंड शर्ब्स, तो आप क्या कर सकते हैं कि पेड़ पौधे लगा सकते हैं रास्ते में, वाटरवे में, जो भी गली है उसमें। तो वहाँ से इरोजन कम होगा, धीरे धीरे बैलेंस सिचुएशन आ जाएगी। इंजीनियरिंग मेथड की बात करें तो इंजीनियरिंग मेथड में 2 मेथड सब मेथड हैं, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी या परमानेंट। तो परमानेंट की बात करें, जो कि हम बाद में देखेंगे, ड्रॉप स्पिलवे, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, शूट स्पिलवे और परमानेंट अर्थन चेक डैम। तो ये 4 टाइप हैं। अब हम इन चारों को तो बाद में डिस्कस करेंगे, बस हम इतना इंट्रोडक्शन फॉर्म में अगर बताएं कि ये हम लोग बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। इसको पूरा प्रॉपर फार्मूला वगैरह लगा कर डिज़ाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर का पर्पज़ तो वही होता है कि रन ऑफ को और उसकी आने वाली एनर्जी को डिसिपेट करके किसी तरीके से बैलेंस फॉर्म में फ़्लो कराया जाए वाटर किसी पर्टिकुलर एरिया में। ये इसका पर्पज़ होता है। इसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, स्टेबिलिटी वगैरह कैसे प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग पहले टेम्परेरी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो टेम्परेरी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी जो लाइफ होती है वो 3 से 8 ईयर्स तक होती है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो वोवन वायर चेक डैम, ब्रश डैम, लूज रॉक डैम, प्लैंक है, यहाँ प्लान लिख गया है, इसको प्लैंक कर लीजिएगा, लॉन्ग चेक डैम और बाउल्डर चेक डैम। ठीक है, तो इतने टाइप के टेम्परेरी स्ट्रक्चर। पहला है वोवन वायर चेक डैम। तो यहाँ पे आप वर्टिकल स्टेक्स देख रहे हैं। इसको ज़मीन के अंदर, कुछ पार्ट इसका ज़मीन के अंदर रहता है, यानी वर्टिकल स्टेक्स आपने लगा दिए लकड़ी के या जिस भी चीज़ के, और उसके बाद इसको पूरा तार से बुन दिया गया, इसीलिए इसको वोवन वायर कह रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वर्टिकल पोस्ट इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है और उसमें तार से बुन दे रहे हैं। इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको केवल ये याद रखना है कि जो वर्टिकल स्टेक्स लगाए जाते हैं कितने डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं, और इसमें तार जो है कुछ पॉइंट इसका ज़मीन के अंदर होता है, कितनी हाइट ज़मीन के अंदर होती है, कितनी ऊपर होती है।
तो ये सारी डिटेल्स अगर आप याद रखते हैं तो और अच्छी बात है, डायग्राम भी याद रख सकते हैं। फाइन मिनरल को होल्ड करने के लिए काम आता है, मॉडरेट स्लोप के लिए यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा स्लोप होने पे यूज़ नहीं करते, ड्रेनेज एरिया स्मॉल होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करना है तो आप वेजिटेशन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाया जाता है हाफ मून शेप में, जैसे चांद का जो शेप होता है वो गोल होता है, लेकिन अगर उसको हम आधा कर दें तो उस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसका जो शेप बनाया जाता है, कुछ पार्ट इसका ज़मीन के अंदर रहता है, कुछ पार्ट साइड में रहता है अंदर, और जो वर्टिकल पोस्ट हैं वो 1.2 मीटर इंटरवल पे होते हैं, और कितना डेप्थ ज़मीन के अंदर होता है तो 60 to 90 सेंटीमीटर होता है। उसके अलावा जो वायर हैं वो ज़मीन के अंदर कुछ पार्ट रहता है, जो प्रोजेक्टेड पार्ट है वो 25 to 30 है, और 15 to 20 आई थिंक ज़मीन के अंदर रहता है। उसके अलावा ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे ही हम डाउन स्ट्रीम साइड जा रहे हैं तो हम एप्रॉन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि कोई बैरियर आपने लगाया है और मान लीजिए उस बैरियर के ऊपर से वाटर फ्लो कर रहा है तो वो इम्पैक्ट डालता है सरफेस पे, तो हमको वहाँ पे एप्रॉन लगाना है ताकि ईजी पासेज हो सके, कहने का मतलब ये। तो इस डायग्राम को देखें तो आपको चांद टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम बोल रहे हैं हाफ मून शेप। और उसके बाद आपको वेरियस क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है कि कैसे कैसे इसको लगाया गया है थोड़े थोड़े स्पेसेस पे। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। ये तार बस आपको दिखाने के लिए कि हाँ वूवन वायर का मतलब क्या है, इस तरीके से बुने हुए तार हैं बस, जो कि वर्टिकल पोस्ट के साथ लगाए गए हैं। उसके बाद आती है ब्रश डैम की। तो ब्रश डैम एक्चुअली लोकली अवेलेबल जो लकड़ी या स्ट्रॉ इस टाइप की चीज़ें होती हैं उसका हम यूज़ कर लेते हैं, और उसको भी उसी तरीके से पहले पोस्ट लगाएंगे, फिर उसमें जो स्ट्रॉ वगैरह है वो पूरी तरीके से भर देंगे, उसके बाद उसको कवर कर देंगे और ताकि उससे पासेज ना हो पाए। तो इसमें हम उसकी भी स्पेसिंग दी हुई है कि कितनी स्पेसिंग पे रखते, 30 to 60 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे जो वर्टिकल स्टेक्स है वो रखते हैं। उसके अलावा एक ही लाइन नहीं बनाते हैं, रोज़ भी उसमें मल्टीपल रहती है जो कि 60 सेंटीमीटर अपार्ट रहती है, और एक और दूसरे ब्रश डैम के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 3 to 4.5 मीटर होती है। उसके अलावा कई बार उसको कम मतलब पैकिंग अच्छे से करने के लिए वायर वगैरह का भी यूज़ करते हैं। स्टोन्स वगैरह को भी जैसे कई बार ऐसा होता है कि ये जो आप लूज़ मटेरियल डाल रहे हैं उसको अच्छे से कंपैक्ट नहीं हो पाता है, तो स्टोन वगैरह का यूज़ कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को करने के लिए। तो ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है कि इसमें एक तो पहले लकड़ी के आप देख रहे हैं रोज़ बनाए गए, पूरे लेयर्स बनाए गए हैं, उसमें बीच में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लूज़ पार्ट्स डाले गए हैं, और उसके बाद भूसा वगैरह उसमें सारा कुछ मतलब स्ट्रॉ वगैरह सब पूरा फिल किया गया है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बनाया गया है। तो ये आपको ब्रश डैम दिखाई दे रहा है। ये ब्रश डैम का लाइन डायग्राम है, अगर आप उसको याद रखें तो सामने से अगर आप देखें तो ऐसे दिखेगा। ये आपको पूरा 3D व्यू भी दिखा दिया है। तो इस तरीके से उसको बनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं लूज़ रॉक डैम की। तो आप ये देख रहे हैं इसमें क्या है, लूज़ रॉक डैम इसलिए कह रहे हैं कि कोई बाइंडिंग वगैरह नहीं करी जा रही है, या जिसको हम कहते हैं ना कि मसाला वगैरह कुछ नहीं लगाया जा रहा है पूरी तरीके से, बस रॉक को एक के ऊपर एक रख के एक अरेंजमेंट बना दी गई है, और उसी अरेंजमेंट के थ्रू वाटर को रोका जा रहा है। फ्लैट स्टोन ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि अब जैसे आपको अब मतलब रैंडम पत्थर हैं, अब एक के ऊपर एक रखेंगे तो गिरने के चांसेस है, तो आप इस तरीके से उसका शेप डिसाइड करेंगे कि जो अरेंजमेंट है वो अच्छे से हो पाए। तो बस उसके लिए हम थोड़ा सा डिसाइड करते हैं फ्लैट वगैरह रखने की। अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो हम क्या करते हैं, उसको गैबियन टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं, यानी उसको जाली के अंदर रख के एक तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, इसमें का भी कुछ पार्ट है जो ज़मीन के अंदर रहता है और कुछ पार्ट जो है ऊपर रहता है। वाटर जहाँ से फ्लो होता है उसकी हाइट हम थोड़ा सा कम रखते हैं।
इसी तरीके से जो सेंटर वाला पार्ट है, मोस्टली आप जितने भी डैम्स है उसमें देखेंगे सेंटर वाला पार्ट थोड़ा सा लो रहता है, बाकी साइड साइड का ऊपर रहता है, ताकि वाटर एक डायरेक्शन से किसी जो मिडिल पार्ट है वहाँ से फ्लो हो सके। तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है। डिस्टेंस वगैरह भी इस पे कितनी स्पेसिंग पर रखना है ये सब डिसाइड कर सकते हैं। प्लैंक और स्लैब डैम, तो प्लैंक इज़ जनरली अ कटिंग ऑफ वुड, तो वुड का जो काट काट के बनाते हैं उसी को हम प्लैंक बोलते हैं। तो उसका हम यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके हम कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें लकड़ी को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है प्लैंक के फॉर्म में, और बीच में एक नॉच टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, यानी यू शेप का एक होल टाइप का बना दिया जाता है, जिसके थ्रू पानी पास होता रहता है। और इस स्ट्रक्चर को मतलब अच्छे से अरेंज कर दिया जाता है कील वगैरह का यूज़ करके, वायर का यूज़ करके, मतलब अच्छे से, ताकि ये मूव ना हो पाए। और एप्रॉन ज़रूर हर एक स्ट्रक्चर में बाहर की आगे की तरफ यानी डाउन स्ट्रीम की तरफ एप्रॉन ज़रूर लगेगा, और जो अपस्ट्रीम साइड है वहाँ सॉर्ड लगा सकते हैं इरोजन रोकने के लिए। तो प्लैंक जैसे इसी टाइप का स्ट्रक्चर है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम लॉग वाले का स्ट्रक्चर है, बट आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि जो लकड़ी की ही अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल, लकड़ी की ही अरेंजमेंट वर्टिकल, और बीच में आप यू शेप का एक होल देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ही हम अरेंजमेंट करते हैं जो प्लैंक डैम होते हैं। लॉग चेक डैम की बात करें तो लॉग और प्लैंक में थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर जैसे ओरिजिनल फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है, अलग अलग फॉर्म में है, तो उसको हम लॉग कह देते हैं, लेकिन जो प्लैंक है उसमें थोड़ा सा फ्लैट फॉर्म में रहता है। तो अगर बात करें तो ये सारे जितने भी डैम हैं उसका पर्पस क्या है, रन ऑफ को रोकना, दूसरा ये है कि साथ में जो मटेरियल लेके आ रहा है उसको रोकना। तो एरिया की अगर बात करें तो जहाँ पे कैचमेंट एरिया कम है 2 हेक्टेयर से, वहाँ यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके अलावा स्मॉल गलीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कि अगर कितने हेक्टेयर एरिया के लिए कौन सी गली यूज़ हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हाइट ऑफ डैम अगर देखें तो 1.5 मीटर रखते हैं। स्पिलवे नॉच की अगर बात करें तो 0.5 to 0.6 मीटर स्पिलवे नॉच रखते हैं, जैसे जो ये वाला पोर्शन है उसी की बात हो रही है। तो ये यही पूरा अरेंजमेंट इसी तरीके से होता है, और इसको पूरा अच्छे से तार वगैरह से अटैच कर दिया जाता है। तो ये लॉग चेक डैम आप देख रहे हैं, एक के ऊपर एक, बीच में नॉच प्रोवाइड करी जाएगी। इसको भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्रोवाइड किया जाता है गलीड एरिया में। पूरा डायग्राम एग्जैक्टली एक्सप्लेन हो रहा है कि यहाँ से अगर वाटर पास होता तो और कटिंग होती, लेकिन यहाँ पे बैरियर की वजह से वाटर को ईज़ मूवमेंट मिल जाता है। बाउल्डर चेक डैम की बात करें, जहाँ एरिया बहुत ज़्यादा होता है वहाँ इसको यूज़ करते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि जो भी स्ट्रक्चर हम लगा रहे हैं, अगर एरिया बहुत ज़्यादा बताया इसका मतलब स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बताया होगा, क्योंकि फिर एरिया ज़्यादा होना, वाटरफॉल ज़्यादा होना, वाटर का मूवमेंट ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें उस पर मायने रखती हैं। लेंथ भी ज़्यादा है। तो इसमें जो आप बाउल्डर चेक डैम देखेंगे ये भी पत्थरों का बना हुआ है, लेकिन पत्थरों की अच्छी खासी पैकिंग की गई है। पत्थरों को एक शेप दिया, तो यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल शेप दिया गया है, और ट्रेपेजॉइडल शेप में अगर आप देखिए तो ऊपर की तरफ की हाइट कम, नीचे की तरफ की हाइट ज़्यादा। उसके अलावा स्लोप जो प्रोवाइड करते हैं ट्रेपेजॉइडल शेप में उसका भी रेशियो दिया हुआ है 1:0.3। अपस्ट्रीम फेस को यो वर्टिकल रखा गया है या हल्का सा स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आप डायग्राम देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, तो ट्रेपेजॉइडल टाइप का शेप आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो बहुत कम चौड़ा है, जो कि 0.7 मीटर से 1 मीटर तक है, और फिर साइड का पोर्शन आप देख रहे हैं कि एकदम इस तरीके का शेप बनाया गया है, और अच्छी तरीके से इसकी पैकिंग की गई है। साइड किनारों को भी एक अच्छे से मजबूत बनाया गया है।
तो जब भी आप आंसर अपना लिखते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हम जो स्पेसिफिक पॉइंट अगर याद कर पाएँ, इन जनरल नहीं याद कर पा रहे हैं तो एक अगर आप डायग्राम देखे हैं और एक इमेजिनेशन है आपके पास तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इतने से इतना तक रखते होंगे इसके। तो वो चीज़ है, और किससे बना है तो ये भी आपको एक आइडिया रहता है। अब बात आ जाते हैं परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर की। अब इसको हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो शॉर्ट ही रख रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि एक बार में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना हो जाए। एक बार में एक लेक्चर देखा और उसके बाद फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।